गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो समर्पण बैच चल रहा है, जिसकी कंप्लीट कोर्स की अपन बात कर रहे हैं, क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी का। और आज की इस क्लास में अपना लेक्चर नंबर 10 है। और क्लासेस पिछले 2-3 दिन से रुक गई थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी आज से। और 1 तारीख से हम इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज का जो अपना टॉपिक है, रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, इसका कंप्लीट थ्योरी पोर्शन रहेगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट और उसकी जनरल एंट्रीज आज के इस लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट विद जनरल एंट्रीज। देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द assets and liabilities are revalued to show them at their new values। जब भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो जो हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, उनका हमें वैल्यूएशन करना होता है और उनको न्यू वैल्यू पे दिखाना होता है। एज द वैल्यू ऑफ असेट्स increase and liabilities decrease, there is profit and loss occurs when the value of assets and decreases and liability increases। देखो, जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वहां पर फर्म को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, इस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ही हम असेट्स का और लाइबिलिटीज का रिवेल्यूएशन करते हैं। भाई, आफ्टर सम टाइम असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज हो जाता है। जब भी फर्म के अंदर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, या कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, या पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, तो हमें असेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू का क्या करना होता है? रिवेल्यूएशन करना होता है। In case of profit, the old partners would not want to give it to the new partner, and in case of loss, the new partner would not want to bear it। देखो, अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को नहीं देना चाहेंगे, और अगर लॉस होता है तो लॉस को न्यू पार्टनर तो वहन नहीं करना चाहेगा। तो देयरफॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवेल्यूएशन अकाउंट इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो रिवेल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बच्चों, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इन दिस सिचुएशन अ स्पेशल अकाउंट इज ओपन विच इज कॉल्ड रिवेल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है रिवेल्यूएशन अकाउंट। और इस रिवेल्यूएशन अकाउंट को कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज ऑफ एन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का इसका जो है नेचर होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक बार आप कमेंट में करके बताएंगे मुझे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में जर्नल एंट्री जब अपन करते हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट 2 पार्ट होते हैं। तो नॉर्मली कई बार स्टूडेंट्स 3 टाइप समझ लेते हैं कि अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होता है। जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल अगर बात करें तो एक तो होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के 2 पार्ट होते हैं, रियल और नॉमिनल। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां पर बताना है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। देखिए, रिवेल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज है वो अपन यहां पर देखते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीजेज, असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है। देखो, आपने अकाउंटिंग की अप्रोचेज पढ़ी हुई है, जिसमें असेट्स का एक रूल होता है कि असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और असेट्स अगर डिक्रीज होती है
तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो असेट्स को इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। तो असेट्स को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट। और रिवेल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो देखो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है इसलिए उनको तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और रिवेल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने पर क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। असेट्स नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, अगर कोई असेट्स पहले से बैलेंस शीट में दिखाई हुई नहीं है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर अपने को कोई असेट्स को दिखाना है तो असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही तो उसे आप डेबिट करेंगे। और कोई भी असेट्स अगर इंक्रीज होती है उससे हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट भी होता है। लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर, देखो लाइबिलिटी का रूल क्या है, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी को अपन क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी या प्रोविजन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आप जानते हैं जब भी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में लॉस होता है, और लॉस होता है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इन केस ऑफ डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, लाइबिलिटीज की वैल्यू या प्रोविजंस की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो वहां पर हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होने पर आप उसे डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट होगा इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटीज हमने बैलेंस शीट में पहले से नहीं दिखा रखी थी तो यहाँ पर लाइबिलिटी अगेन इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और इंक्रीज होने से लॉस होगा इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप जानते हैं रिवेल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। व्हेन रिवेल्यूएशन अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, अगर मान लो डेबिट बैलेंस होता है मतलब रिवेल्यूएशन अकाउंट का डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में लॉस होता है, और उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एंट्री बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट का भी एक रूल होता है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करो, और डिक्रीज होती है तो डेबिट करो। अच्छा, इंक्रीज कब होगी, जब प्रॉफिट होता है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट का जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होता है, जब लॉस होता है, और लॉस होता है तो हम उनको डेबिट करते हैं। यहाँ पर ही हमारे पास रिवेल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये जो जर्नल एंट्रीज है ना रिवेल्यूएशन की, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री का आरबीएससी के पेपर में 101% पूछा जाता है। चलिए, ये रिवेल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, देखो यहाँ पर ये याद रख लो, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज, इससे क्या होगा, लॉस। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। और असेट्स की वैल्यू इंक्रीज और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज, इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। तो देखो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी या प्रोविजन या अनरिकॉर्डेड असेट्स, सॉरी बच्चों ये असेट्स है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स। और इधर है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसी कोई लाइबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड नहीं हो रखी थी लेकिन अब करनी पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट का टोटल या तो क्रेडिट का ज्यादा आएगा या डेबिट का ज्यादा आएगा। अगर क्रेडिट का ज्यादा आया तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए और बी, नॉर्मली ए और बी दो पार्टनर होते हैं, उन पार्टनर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आपको एक रिप्लाई देना है कि ये जो ओल्ड पार्टनर्स का रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस होता है, इसे हम कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो देखते हैं आप कितना ध्यान से देखते हैं इन क्लासेस को।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होता है ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में डिवाइड करते हैं ये आपको बताना है। और अगर मान लो डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो शेयर ऑफ लॉस हो जाएगा और क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप जानते हैं अच्छे से कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई हुआ तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनता है। तो करंट अकाउंट के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस जाता है। और अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ऐसी कंडीशन में केवल कैपिटल अकाउंट होगा और उस कैपिटल अकाउंट के अंदर पूरा प्रॉफिट लॉस चला जाएगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द असेट्स इन द क्वेश्चंस अंडर वैल्यूड, कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है कि किसी असेट्स का वैल्यू कम किया हुआ है, अंडर वैल्यूड किया हुआ हो, तो इट विल नाउ बी इंक्रीज्ड, यानी उसका वैल्यू क्या करना है, इंक्रीज करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अगर किसी असेट्स का वैल्यू पहले से कम कर रखा है तो अपने उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। और इंक्रीज करना है तो कहाँ दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है। द अमाउंट टू बी इंक्रीज्ड विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो कोई भी असेट्स जिसकी वैल्यू अगर पहले से डिक्रीज हो रखी है तो उसको इंक्रीज करने के लिए उसका कितना वैल्यू इंक्रीज करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन, जितनी असेट्स दे रखी है, इंटू 100, 100 माइनस रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल एक असेट्स है 180 की, एंड असेट्स इज वर्थ 180, इट हैज बीन वैल्यूड एट 10% लेस। 10% लेस या 10% अंडर वैल्यूड या 10% उसकी वैल्यू कम लगा रखी है। अब देखो बच्चों, अब ये 1,80,000 इसकी वैल्यू कम दिखा रखी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने को इसकी वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अच्छा, अब कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है वो अपन यहां से निकालेंगे। देखो, 1,80,000 जो है ना, 10% कम है। इसका मतलब जैसे मान लो टोटल परसेंटेज तो 100 होता है ना, अगर इसमें से 10 कम कर दें तो रिमेनिंग कितना होता है, 90। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 90 के बराबर है। ठीक, और वो 10% वैल्यू कौन सी है जो अपने को निकालनी है, तो वो 10% वैल्यू यहां से निकल जाएगी 20,000। अब आप देख सकते हैं कि 180 की वैल्यू आपको दे रखी है और 20,000 उसके अंदर इंक्रीज करना है, तो एक्चुअल में असेट्स की वैल्यू है कितनी, 2 लाख, और जिसको 10% कम पे दिखा रखा है। 10% कम का मतलब होता है 20,000, कितने पे दिखा रखा है, 180 पे। तो आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो ऑलरेडी 10% कम है। अगर आपने 180 का 10% 18,000 कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको इस तरह से अप्लाई करना। बाकी ये बात जो है आगे के क्वेश्चंस में आएगी, वहां पे भी अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें असेट्स की वैल्यू कितनी दिखाएंगे, 2 लाख रुपीज दिखाएंगे। 180 तो पहले से था और 20,000 और इंक्रीज हो गया, तो वहां पर अपन इसको दिखाएंगे। अब कई बार दूसरा पॉइंट होता है, इफ द सम ऑफ असेट्स इन द क्वेश्चन हैव बीन ओवर वैल्यूड, कई बार असेट्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ा रखा है, दे विल नाउ बी रिड्यूस्ड। अब उसका कम क्या करना है, वैल्यू कम करना है। भाई अगर किसी असेट्स का वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ा रखा है, ओवर वैल्यूड हो रखा है, तो अब उसको अपने को कम करना पड़ेगा। और जितना अमाउंट कम करेंगे वो निकालेंगे कैसे, तो देखो, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक असेट्स है जिसकी वैल्यू है 2,20,000, जिसका वैल्यूएशन 10% ज्यादा किया हुआ है, 10% ओवर वैल्यूड, आप इसको समझ लीजिए ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है 10% वैल्यू ज्यादा लगा रखी है। अब अगर मान लो नॉर्मल वैल्यू 100 होती है और उसमें 10% ज्यादा अगर लगा दे तो वो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गई। इसका मतलब ये जो 2,10,000 आप 2,20,000 आपको दे रखा है, ये कितने के बराबर है, 110 के बराबर है। और अपने को 10% निकालना है जो कम करना है। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई 10, 100 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 20,000। अब आप समझ सकते हैं कि असेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख है। इसमें आप इसका 20%, सॉरी 10% अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। ये कितना परसेंट है, 100%। इसमें ऐड कितना कर दिया, 10%।
तो बताओ ये कितने के बराबर हुआ, 110 के बराबर। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। अच्छा, 20,000 वैल्यू कम कर देंगे और रिवेल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि जब भी असेट्स की वैल्यू कम होती है रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। और न्यू बैलेंस शीट में जो असेट्स दिखाएंगे वो अब कितने की दिखाएंगे, 2 लाख रुपीज की दिखाएंगे। देखो कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है, इफ इन एनी क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी इज गिवन एज इंक्रीज्ड बाय, इतना इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर बोला जाएगा, जैसे मान लो असेट्स के लिए बोल रहा है, फर्नीचर इंक्रीज द प्राइस ऑफ फर्नीचर बाय 2000। अब 2000 से इंक्रीज करना है, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू आपको 2000 इंक्रीज करनी है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2000 आपको दिखाना है। जैसे लाइबिलिटीज के लिए भी यही पॉइंट होता है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, जैसे क्रेडिटर्स है 1000 के। देखो हिंदी में लैंग्वेज इस तरह से मिलेगी आपको, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, और वैसे सबका मतलब यहाँ पर इंक्रीज ही होता है, तो एक बार ही समझना है। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है 1000 से, तो इसका मतलब 1000 इंक्रीज करना है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखाना है। कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। इफ एनी क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स और लायबिलिटी इज गिवन एज इंक्रीज अप टू, या टू बी इंक्रीज अप टू, यानी कि आपको यहां तक इंक्रीज करना है। ठीक है, ऐसी कोई लैंग्वेज क्वेश्चन में दी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 20,000 इन द बैलेंस शीट एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, रेज्ड या इंक्रीज्ड टू 28,000। इसका मतलब क्या है कि देखो असेट्स की वैल्यू दे रखी है 20,000, आपको इसको इतना इंक्रीज करना है कि 28 हो जाए। ये बोला हुआ है कि 28 तक आपको इंक्रीज करना है, तो पता है जाहिर सी बात है आप कितना इंक्रीज करोगे, 8,000 इंक्रीज करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है और जहां तक आपको इंक्रीज करना है, दोनों का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। जो वैल्यू तक आपको इंक्रीज करना है और जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए स्टॉक का वैल्यू 20,000 है और आपको 28 तक इंक्रीज करना है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और 8,000 अपने को इंक्रीज करना है, और जिसे कहां दिखाएंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी इनको एक्चुअली जब क्वेश्चन अपन लेंगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 12,000 एंड द बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स नीड्स टू बी इंक्रीज्ड टू 15,000। आपको क्रेडिटर्स की वैल्यू 12,000 दे रखी है, 15,000 तक आपको इसको इंक्रीज करना है, इसका मतलब आप इंक्रीज कितना करोगे, 3,000 इंक्रीज। और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। एक पॉइंट और लेते हैं, इफ इन ए क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स और लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय, आपको इतना रिड्यूस करना है, तो जिससे मान लो असेट्स की वैल्यू इतने से कम करनी है तो आपको उतना ही कम करना है। अभी मैंने इंक्रीज के लिए आपको समझाया था, अब डिक्रीज के लिए समझा रहा हूँ कि किसी भी असेट्स की वैल्यू आपको इतनी इंक्रीज करनी है तो आपको जो वैल्यू दे रखी है उतनी ही डिक्रीज करनी। सॉरी मैंने इंक्रीज बोल दिया, रिड्यूस आएगा, डिक्रीज की बात कर रहे हैं। तो मशीन की वैल्यू 1000 डिक्रीज करनी है, मतलब 1000 से ही डिक्रीज करना है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में उसको दिखाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 500 से डिक्रीज करना है, तो लायबिलिटी के बारे में भी ये रूल एप्लीकेबल होता है, तो जितना डिक्रीज करने के लिए बोला जाए उतना ही आपको डिक्रीज करना है, और रिवेल्यूएशन अकाउंट की जो है क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है उससे हमारे को प्रॉफिट होता है। कई बार क्वेश्चन में बोला होता है कि किसी लायबिलिटी या असेट्स का वैल्यू वहां तक कम करना है, अभी तक मैंने आपको इंक्रीज करने के लिए बताया था, तो ये बोल रहा है कम करना है, तो कहां तक कम करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल है, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20,000, बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 20,000, और कह रहा है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज टू बी रिड्यूस्ड टू 18,000। ये कह रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 है, इतना रिड्यूस कर दो कि 18,000 रह जाए। ठीक है, तो कितना अब आपको क्या करना है, जब भी आपको अप टू वर्ड मिले यहां तक,
तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। तो पता है कितना डिक्रीज करोगे, 2000। तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू 20,000 और 18 तक कम करना है, इसका मतलब 20 में से 18 माइनस करेंगे और 2000 डिक्रीज हो जाएगा। और इसे कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस होता है। द बुक वैल्यू, एक पॉइंट और है, द बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 12,000 एंड द बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। आपको जो है 10,000, ये बाय नहीं है यहाँ पर, अप टू है, ठीक है, अप टू 10,000 आपको डिक्रीज करना है। तो देखो 12,000 है, इतना डिक्रीज करना है कि 10,000 रह जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। अगेन 2,000 आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज, यानी प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास के जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, आज वाली क्लास को स्पेशली आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल से अपन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में इसी क्लास के आधार पर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। देखो बच्चों, क्लास में अगर आप अ, हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और उन सभी स्टूडेंट्स तक अपनी क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो मतलब कहीं पे कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली पोजीशन उनकी वीक है, ऐसे स्टूडेंट्स तक अपनी क्लासेस को आपको शेयर जरूर करना है, ताकि उनको इस क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। और क्लास 12th का मैं कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं बच्चों, तो आप निश्चिंत रहिए और पूरा कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स आप यहाँ सर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल